नमस्कार बच्चों। आरएससीईआरटी विज्ञान द्वारा आरएससीईआरटी द्वारा नमूना प्रश्न जारी हो गया है। तो उसके तहत हम देखते हैं। तो हमारे कक्षा 8 विज्ञान का जो हमारा पेपर है उसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके पेपर में प्रश्न क्रमांक 1 से 8 में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से एंटीबायोटिक नहीं है, तो वो हमारा होगा राइजोबियम। पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में साल और जंगली आम के विशेष पेड़ रूप में पाए जाते हैं। ये वनस्पति जगत में किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज। साइकिल के हैंडल और रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है? तो वो होता है क्रोमियम धातु का। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 4, किसी आवेशित वस्तु में आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं भू संपर्कण। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होने का कारण क्या है? तो पाश्चर्यकरण कहते हैं उसको। अब देखो, जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हो तो आग बुझाने के लिए उपयुक्त क्या होगा? तो उसको कंबल से ढकना। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए एलईडी का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि यह अधिक अवधि तक कार्य करता है। तो एलईडी में क्या होता है? ज्यादातर किसका उपयोग हो रहा है? एलईडी का। प्रश्न क्रमांक 8 है, विश्व उष्णन के प्रभाव से क्या होता है? तो इसमें हम देख सकते हैं, जो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है ये भी सही है, और हिमनद पिघल रहे ये भी दोनों सही है। अत्यधिक गर्मी पड़ने से क्या होता है? समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है और हिमनद भी पिघल रहे हैं। अब देखो, हमारा प्रश्न क्रमांक 9 है, उसमें दिया हुआ है पेट्रोल के कोई दो उपयोग लिखिए। तो मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त, शुष्क धुलाई के लिए विलाय के रूप में प्रयुक्त। फिर प्रश्न 10 है, अंड प्रजक और जरायु जंतुओं में अंतर लिखिए। तो वे जंतु जो अंडे देते अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं, जबकि वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं? जरायु जंतु कहते हैं। प्रश्न 11 है, जल की मितव्ययिता से उपयोग करने के लिए सिंचाई की कौन सी विधियां काम में ले सकते हैं? तो वो है छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। प्रश्न 12, ट्रैक्टर के टायरों में अधिक बड़े खांचे क्यों रखे जाते हैं? तो ट्रैक्टर के टायरों में अधिक बड़े खांचे इसलिए रखे जाते हैं ताकि सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बन सके। तो ये हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्न थे, जो प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का था? 2 अंक का। अब हम देखेंगे लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13 से 22 तक, जो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक होगा। पहला प्रश्न है, कथनों के सामने दिए गए कोष्टक में ट्रू फॉल्स को हमें लिखना है। जैसे मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम पर कोयले में परिवर्तन को परिष्करण कहते हैं, तो वो हमारा रहेगा असत्य। तो इसमें हम लिख सकते हैं एफ। एलपीजी गैस का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो ये एकदम सत्य है। इसमें हम लिखेंगे टी। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए गाड़ी बहुत तेज चलानी चाहिए, तो ये तो असत्य बात है, तो फॉल्स लिख लेंगे। और पेट्रोल के विभिन्न संघटकों को पृथक करना कार्बनीकरण कहलाता है, तो ये भी हमारा गलत रहेगा। अब देखो, प्रश्न क्रमांक 14 दिया हुआ है, निम्न में से कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की हमें क्या करनी है? पूर्ति करनी है। जैसे देखो, पहला ये जो 2 और 4D, ये एक क्या है? ये एक खरपतवार नाशी है, तो हम यहाँ लिख देंगे खरपतवार नाशी। दूसरा में देखो, कुदाली, सीड्रिल और उर्वरक में से भरना है, तो पहले आ जाएगा कुदाली तथा सीड्रिल कृषि औजार, यानी कुदाली और सीड्रिल क्या है? कृषि औजार। तीसरा प्रश्न है, खाद की अपेक्षा उर्वरक में जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। और प्रश्न क्रमांक 4 है, मिट्टी में पोषकों की पूर्ति किसके द्वारा होती है? सिंचाई या फल चक्र? बच्चों किससे होती है? फसल चक्र से। अब देखो आगे हम देखें, यानी फसल को बारी बारी से करना। तो अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा प्रश्न क्रमांक 15, उसमें दिया हुआ है, वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल फसल और भवनों के लिए किस प्रकार हानिकारक है? तो आप देख सकते हैं, वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों और भवनों के लिए हानिकारक होती है। अब इसका सेकंड प्रश्न है, मोमबत्ती और कोयले के जलने में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, मोमबत्ती और कोयले के जलने में मुख्य अंतर यह है कि मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला नहीं।
दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। पिघली हुई मोमबत्ती में ये मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला क्या होता है, वाष्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं देता है। तो ये हमारा जो प्रश्न क्रमांक 15 है उसका आंसर रहेगा। अब देखो प्रश्न क्रमांक 16 क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पहला प्रश्न है गाइटर रोग से क्या अभिप्राय है। तो गाइटर रोग थायराइड ग्रंथि का एक रोग है। थायराइड ग्रंथि का द्वारा जब थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है तो गला बहुत फूला हुआ और उभरा हुआ दिखाई देता है, जिसे गाइटर रोग कहते हैं। अब इसी का जो सेकंड है, किशोरावस्था में लड़कों की आवाज भारी होने का क्या कारण है। तो यौवनावस्था में स्वर यंत्र और लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है, इसके कारण लड़कों की आवाज में भारीपन आ जाता है। ये हमारे इसका आंसर रहेगा। अब देखो बच्चों प्रश्न क्रमांक 17 दिया हुआ है घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, घर्षण बल यह संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि घर्षण बल दो सत्वों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है और घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम देखें तो ये असंपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दो वस्तुओं के बीच में संपर्क आवश्यक है नहीं है और गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। यानी घर्षण बल तो गतिशील पर लगता है जबकि ये प्रत्येक वस्तु पर लगता है। तो ये हमारा 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसमें दिया हुआ है वायुमंडलीय दाब को सचित्र समझाइए। देखो आप देख सकते हैं वायुमंडलीय दाब का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें तो इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18, इसमें दिया हुआ है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में मिलान करना है। तो देखो अमीबा को हम मिलान करेंगे द्विखंडन से, फिर हाइड्रा को मिलान करेंगे हम मुकुलन से, मेंढक को मिलान करेंगे कायंत्रण से और जरायुज का मिलान करेंगे शिशु के जन्म से। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 19 जो 4 अंक का है, नींबू का रस विद्युत का चालक होता है, प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इसका एक प्रयोग दिया हुआ है आपके सामने, उस प्रयोग को आप याद करें और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, निर्वात ठोस द्रव और गैस उक्त माध्यमों को ध्वनि के संचरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो सबसे पहले हमारा अवरोही क्रम में ठोस आ जाएगा, द्रव, गैस और निर्वात, इस प्रकार से अवरोही क्रम हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 से, यदि आप भूकंप आने पर घर के बाहर है तो आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इसका तर्क सहित उत्तर देना है। तो देखो जब भूकंप आने पर हम घर के बाहर होते हैं तो निम्न उपाय कर सकते हैं। तो हमें किसी खुले स्थान की खोज करनी है, भवनों, वृक्षों और ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से दूर रहना हो ताकि ये हमारे ऊपर ना गिरे। और यदि हम किसी कार या बस में तो बाहर ना निकले और क्षतिग्रस्त भवनों, वृक्षों आदि के सीधे संपर्क आने से बच सके। तो वाहन को धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर ले जाए चाहिए और भूस्पंदन के समाप्त होने के साथ ही बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, इसमें हमारे सामने दिया हुआ है आधुनिक जीवन में परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार हमारी सुविधाओं को बढ़ाता है, तर्क सहित उत्तर देना है। तो आपके सामने देखो आंसर दिए हुए, उन आंसर को आप कॉपी में लिखें, इनको अच्छे से याद करें और इस प्रकार से हम आंसर को सोल्व कर सकते हैं। अब हमारा जो प्रश्न क्रमांक 23 से 25 है वो हमारे निबंधात्मक प्रश्न है। तो देखो 2300 का पहला प्रश्न है, यदि कील के नुकीले भाग को चपटा बना दिए जाए तो बल और दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है, वीडियो को आप पॉज कर सकते हो और इस प्रश्न के आंसर लिख ले हुए। दूसरा प्रश्न है वायुयान की आकृति पक्षी के समान क्यों बनाई जाती है। तो देखो इस प्रकार से ये आंसर दिया हुआ है, आंसर को आप सोल्व करें और अपनी कॉपी में लिखें और इसको याद करें। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है दिए गए चित्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस चित्र को नामांकित चित्र के रूप में बनाना है। तो आपको बता देता हूँ, ये इस प्रकार से नामांकित चित्र है। ये कर्णपट, ये मानव का जो कान है हमारा, और ये आंतरकर्ण।
प्रश्न क्रमांक इसमें देखो, अगला प्रश्न है हमारा जो, उसमें हम देखेंगे ऐसी दो परिस्थितियों को लिखिए जो ये दर्शाती है कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। तो ये दोनों स्थितियां आपके सामने दी हुई है, आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है घर्षण हमारा मित्र है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो घर्षण का मैंने यहाँ पे आंसर यहाँ पे दिया हुआ, उसको आराम से समझे और अपने कॉपी में लिख के याद कर सकते हैं। और ऐसी दो क्रियाएं लिखिए जिन्हें ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसे ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण करते हैं। और साथ ही स्वचालित वाहनों के हॉर्न द्वारा उत्पन्न ध्वनियां भी ध्वनि प्रदूषण करती है। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 उसमें दिया हुआ है पर्यावरण को शुद्धिकरण के लिए सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कथन की व्याख्या कीजिए। ये हमारा कथन है, उसकी यहाँ पे आपके सामने व्याख्या दे रखी है। इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है। फिर प्रश्न है अगला, इस प्रश्न में दिया हुआ है नियमित और विस्तृत परावर्तन का पृष्ठ की प्रकृति के आधार पर सचित्र वर्णन करना है। तो आपके सामने इसका आंसर दिया हुआ है जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विस्तृत परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर करेंगे। ये आंसर आपके दिया हुआ है, ये आपके नीचे वाला दिया हुआ है नियमित परावर्तन। अगला हमारा जो क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राइबोजियम जीवाणु एवं विनाइट्रिकन जीवाणु परस्पर विपरीत कार्य करते हैं, कथन का विश्लेषण करना दिया आपका कथन है, उसका आपका सामने विश्लेषण दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2 मानव नेत्र की संरचना में पारितारिका एवं दृष्टिपटल की अवस्थिति को देखने के लिए संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन है, तो विश्लेषण कीजिए। आपके सामने इसका आंसर दिया हुआ है, तो आप इसका विश्लेषण अच्छे से कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में वाहन चलाते समय आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपके सामने आंसर दिया हुआ है। अगला है मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों को चित्र में निरूपित कीजिए। तो ये आपके सामने चित्र है, इसमें हमने निरूपित कर दिया है पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि को। इस प्रकार से इनका आंसर हुआ। अगला है हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य के भ्रमण के दौरान आवश्यक बातों की रूपरेखा का निर्माण। तो पूर्व तैयारी, आवश्यक सामान, अभ्यारण्य में व्यवहार, पर्यावरण संरक्षण। फिर अगला प्रश्न है किशोरावस्था के लिए आवश्यक संतुलित आहार को सूचीबद्ध करना है। तो ये हमने सूचीबद्ध कर लिया है, ये सूची आपके सामने दी हुई है। इसी के साथ ये जो हमारा पहला पेपर है मॉडल पेपर वो समाप्त होता है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।